हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज बात करते हैं हम जीके फैक्ट में, और जीके फैक्ट में हम पढ़ेंगे यूसीसी। यूसीसी चर्चा में रह रहा है। वैसे तो बहुत पहले से चर्चा में था, बट अभी हाल ही में और अधिक चर्चा में ये आया है। तो इसको आप करंट का क्वेश्चन समझो, चाहे जैसे मर्जी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूसीसी की हम बात करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये क्या पहले भी था संविधान में कि अभी इसको रिसेंटली लाया गया है। तो आर्टिकल 44 जो है, जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में काम करते हैं, ठीक है, उसमें आर्टिकल 44 जो दिया गया है, उसमें ये बहुत पहले से दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, समान नागरिक संहिता का अधिकार है। बट इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ठीक है, आज भी पूरे भारत में तो नहीं इम्प्लीमेंट किया है, कोशिश की जा रही है, विरोध भी होगा इसका। पर कुछ एक राज्य ऐसे हैं जो इसको करने की, और एक राज्य तो हाल ही में बना है जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्प्लीमेंट हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मेन एम क्या है, इसको क्यों लाया गया है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं भारतीय राज्य। जैसा आप सभी को पता है कि भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, सेकुलर स्टेट है भारत। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हम बात करें सारे धर्मों के, इवन दो जो मुस्लिम है इनकी जितनी भी कैटेगरीज होती है, हर एक कैटेगरीज का जो नागरिक है वो भारत में रहता है, मुस्लिम नागरिक भी। ठीक है, और अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो स्पेसिफिक रूप से जैसे कई मुस्लिम कंट्रीज बनी है तो वहां पे सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही रहती है। और इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब इन सभी, अगर एक देश में समान रूप से बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं तो उन सभी नागरिकों के लिए अधिकार भी समान होने चाहिए। इसीलिए यूसीसी को लागू किया गया है कि अगर भारत सेकुलर स्टेट है तो सभी धर्मों के लिए जो भी कानून बनता है वो सभी पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसीलिए यूसीसी को लाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो है वो कौन कौन सी मेन बातें हैं। तो भारत जैसे अनेक धर्मों का देश है, इसमें जो मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, जैसे कि विवाह में, तलाक में, इनहेरिटेंस होता है विरासत। ठीक है, एडॉप्शन जैसे हमने किसी को एडॉप्ट करना है, बच्चा गोद लेना है, उस हिसाब से। ठीक है, सक्सेशन जैसे उत्तराधिकार का कानून होता है, जैसे पहले टाइम पे था पापा राजा बना है, पापा की मृत्यु हो जाती है तो बेटा राजा बन जाता है, उसको सक्सेशन को लेकर अपने अलग अलग कानून है। अब भारत की हम बात करें तो यहाँ पे अनेक धर्मों के अलग अलग कानून है, और अलग अलग कानून है तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, पूरे देश को समान रूप से कानून प्रस्तुत करने के लिए यूसीसी को लाया गया है। ठीक है, इसमें प्रतिबंध क्या क्या लगाए गए हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। देखो, प्रतिबंध लगाया गया कि एक तो बहु विवाह की प्रथा को खत्म किया जाए। सेम टाइम में जब पति जीवित है या पत्नी जीवित है तो ना तो पति दूसरी शादी कर सकता है, ना ही पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। ठीक है, ये यूसीसी के अंडर आ रहे हैं, क्योंकि जब मैरिज कर लेंगे तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन जाएगा, और रजिस्ट्रेशन में अगर कोई व्यक्ति फिर से रीमैरिज कर लेता है किसी के साथ तो उसको अपराध के दायरे में लाया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। दूसरा है निकाह। यही मुस्लिम कम्युनिटी में जो निकाह है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करें तो एक एक लोग बहुत सारी सारी शादियां कर लेते हैं, तो अब ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हलाला, इद्दत, तीन तलाक और बाल विवाह। अब ये जो हलाला और इद्दत है, ये भी मुस्लिम समाज में फैली कुछ कुरीतियां हैं। ठीक है, हलाला होता है जैसे मान लीजिए कि एक दंपति के बीच तलाक हो जाता है तो वो जो लड़की है वो दूसरे से शादी कर लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर जिस लड़के से पहले शादी हुई थी, अगर वो लड़का फिर से उसी लड़की के साथ क्या करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, शादी करना चाहता है, फिर से एक होना चाहते हैं,
तो उसको पहले हलाला करवाना पड़ेगा। हलाला क्या होता है? हलाला होता है कि जिस लड़के के साथ उस लड़की ने दूसरी शादी की है, वहां से उसका तलाक करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़का उससे शादी कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि बस उठाया और ले चलाया। ठीक है, नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इद्दत की। इद्दत की क्या? ये भी मुस्लिम कम्युनिटी में फैली कुरीति है। जैसे मान लीजिए एक दंपति है, उनके बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो महिला है उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि मैक्सिमम 128 दिन या 3 महीने तक वो शादी नहीं कर सकती है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक वो शादी नहीं कर सकती है। इसको इद्दत कहा जाता है। याद रखना है ये दोनों वर्ड बड़े चर्चा में रहे, हलाला और इद्दत। हलाला तब है जब लड़का उसी जिससे पहले शादी की थी उसी से फिर से शादी करना चाहता है। तो जिसके साथ प्रेजेंट टाइम में लड़की की शादी हुई है उससे पहले उसे तलाक कराना पड़ेगा। और तलाक जब उसके साथ हो जाता है तो लड़की को इद्दत का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इद्दत वही जो अगर लड़की का तलाक हो जाता है तो उसे 3 महीने या 128 दिन तक ना तो वो शादी कर सकती है ना कुछ और कर सकती है। इसके बाद वो जिस जो भी उनके कस्टम होंगे वो कर सकते हैं, अदरवाइज 128 दिन तक शादी नहीं कर सकती है। तीन तलाक आपको पता है ये भी मुस्लिम कम्युनिटी में है, सुप्रीम कोर्ट से इसके ये तो खत्म भी हो चुका है। बाल विवाह भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विवाह की सम्मान आयु। नेक्स्ट है कि चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, इसमें विवाह की सम्मान आयु रखी गई है। आयु रखी गई है लड़की की 18 वर्ष, लड़के की 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण। लिव इन रिलेशनशिप जैसे विदाउट मैरिज के आप साथ रहना चाहते हैं तो आपको पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हम दोनों साथ रह रहे हैं। किसी कारणवश आपका रिश्ता टूट जाता है तो उस टाइम भी आपको इन्फॉर्म करना होगा कि हमारा रिलेशनशिप टूट चुका है, ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूसीसी की मुख्य बातें, जो मैंने ऊपर बातें की यही नीचे भी लिखी गई है, बट आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट वाइज, क्योंकि कभी कभार जैसे आप थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि यूसीसी की मुख्य बातों के अंडर कौन सा इनमें से नहीं आता है। तो 3 आपको पता होने चाहिए, तभी चौथे को आप बाहर कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखने हैं यही है, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। पति पत्नी के जीवित रहते कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक का समान अधिकार है। और बेटा बेटी की जो संपत्ति है उस पे दोनों का पूरा अधिकार है। माँ बाप की जो संपत्ति है बेटी का भी बेटे का भी दोनों का पूरा अधिकार है। हलाला और इद्दत पर रोक बताया है ना, हलाला और इद्दत क्या है, इस पे रोक है। और यहाँ पे आपके पास और भी आ सकता है शरिया कानून, उस पे भी रोक लगाई गई है। शरिया कानून जो भी अफगानिस्तान में चला था कि जो लड़की है वैसे तो वो घर से बाहर नहीं आएगी, बट अगर घर से बाहर आती है तो उसे अपना पूरा शरीर ढक के चलना पड़ेगा। अगर उसका कोई भी अंग कपड़े से बाहर रहता है तो उसे समाज के सामने ही काट दिया जाएगा, पब्लिक प्लेस पे काट दिया जाएगा। ये शरिया कानून है, इस पे भी रोक लगी है। संपत्ति पर अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं। जैसे संपत्ति के लिए मान लीजिए आपने किसी को अडॉप्ट किया, किसी के पास बच्चे नहीं हो रही है, वो अडॉप्ट करता है किसी बच्चे को, तो जो संपत्ति पर है वो उस बच्चे का भी उतना ही अधिकार होगा जितना आपकी रियल संतान का अधिकार होगा। क्लियर है? लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य बताया। अब इसमें इतनी हमने बातें पढ़ी, आप भी अपने विचार दें कि क्या यूसीसी लाना जरूरी है और क्या यूसीसी लाने से समाज या देश में बेनिफिट्स होंगे, या कहीं पर कम्युनिटी जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज है इनके बीच कोई भेदभाव तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा, या इनके बीच कोई लड़ाई झगड़े तो उत्पन्न नहीं हो जाएंगे। देखो बाकी तो चलो ठीक है, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जो लिव इन रिलेशनशिप है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट टू प्राइवेसी भी है अंडर आर्टिकल 21, तो वहां पे हमारे उसका तो हनन हो रहा है, निजता का अधिकार है ना। और विदाउट मैरिज के लिविंग इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। और अगर कोई नहीं कराता है तो उसे 6 महीने की सजा भी है
और ऊपर से कुछ एक पैसे का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सी लग रही है। ठीक है, ये थी मुख्य बातें यूसीसी के रिगार्डिंग। ये क्यों चर्चा में रहा है उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। एक आधा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना जरूरी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूसीसी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, राज्य जो यूसीसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ये सही है या इससे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट तो ना हो। चलो, आप लिखेंगे भारत का ऐसा राज्य जहां पर यूसीसी को सबसे पहले लागू किया गया था। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इम्प्लीमेंट द यूसीसी। ठीक है, कौन सा है? गोवा। गोवा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भारतीय सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है यूसीसी को। इसे पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे भी सेम यही कानून थे जो आपके अभी दूसरे स्टेट में भी लगने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी छूट मांगी गई है। कहाँ पर? जैसे कि एक पति के रहते या पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकते, तो यहाँ पे थोड़ी सी छूट मांगी गई थी कि अगर किसी दंपति के पास बच्चा नहीं हो रहा है तो जब उनको 20 साल हो जाते हैं शादी करके, तो उसके बाद उन्हें अधिकार है दूसरी शादी करने का, वो भी पहली पत्नी की सलाह पर। ठीक है, याद रखना है ये। तो सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? गोवा में। और कब हुआ था? 1867 में। याद रखना है, ये भारत सरकार ने नहीं किया था, ये किसने किया था? पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत इसको किया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो आपको पता है कि कौन सा बना है? ये उत्तराखंड बना है। और याद रखना है, उत्तराखंड में जो इसे लागू किया गया है 27 जनवरी 2025 को। और इसकी जो फॉर्मेशन रखी जा रही थी वो जनवरी 2024 से। ठीक है, 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। पर इसका जो पूरा एक फॉर्मेट है कि कौन कौन सी इसमें बातें रहनी है, किसको नेग्लेक्ट करना है, किसको हटाना है, किसको एडअप करना है, ये सारा कुछ बनाने में पूरा साल ही लग गया। तो 27 जनवरी 2025 को। अब ये तो थे आपके लिए जो क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है ये आपको अभी बताती हूँ। ऐसा वर्ग, कैटेगरी या जाति भी आ सकती है, जिसे यूसीसी से बाहर रखा गया है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बात करती हूँ जो उत्तराखंड की एसटी जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको बोला जाता है हिंदी में अनुसूचित जनजाति, इसको यूसीसी से बाहर रखा गया है। और अगर उत्तराखंड में एसटी की कुल जनसंख्या पूछी जाए, कुल
पॉपुलेशन पूछी जाती है तो याद रखना है कि कितनी है, टोटल 3% है। क्लियर है? ये है आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से हर एक एग्जाम में मुझे लगता है कि पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे इससे संबंधित आपके लिए आर्टिकल आ जाता है, चाहे कोई क्वेश्चन आ जाता है, चाहे इस जाति जिस जाति को बाहर रखा गया ये, चाहे आपसे गोवा वाला पूछा जाता है, चाहे इसकी डेट पूछी जाती है, चाहे यूसीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा तो ये रहेगी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, या हलाला या इद्दत पूछा जाए। क्वेश्चन 101% इसमें से बनने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इसी तरह से जीके फैक्ट को करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।